हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। वेलकम टू माय चैनल उत्कर्ष एजुकेटर। मैं उत्कर्ष गोस्वामी, आपका साइंस एंड मैथमेटिक्स टीचर। आज प्रहार सीरीज़ का एक और नया वीडियो लेक्चर मैं आपके सामने लेकर आया हूं, जो कि टेरिटोरियल आर्मी पीआईबी एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम जनरल अवेयरनेस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि साइंस से रिलेटेड हैं वो मैं आपको आज बताऊँगा। जनरल अवेयरनेस टीए-पीआईबी एग्जामिनेशन का जो जनरल अवेयरनेस का सेक्शन होता है उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस साइंस के भी पूछे जाते हैं। 6 to 7 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं जो कि जनरल साइंस के होते हैं। ठीक है, तो किसी भी कंपटीशन में 6 to 7 क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, वो भी उतनी ही इंपॉर्टेंस रखते हैं जितने कि अदर सेक्शंस अदर टॉपिक्स रखते हैं। तो जनरल साइंस का जो टॉपिक है उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर्स में भी पूछे गए हैं और जिनके पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी है, संभावना है, आज मैं वो आपको बताऊँगा। तो इस वीडियो लेक्चर को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और जो स्टूडेंट्स नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ऐसे और वीडियोस देखने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो लेक्चर। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन में है। व्हाट प्रॉपर्टी समराइजेज अ बॉडीज टेंडेंसी टू स्टे इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। यानी ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो ये बताती है कि बॉडी जो है वो अपनी खुद की स्टेट में रहना चाहती है, चाहे वो स्टेट ऑफ रेस्ट हो या स्टेट ऑफ मोशन हो। ठीक है, तो ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है वो आपको बताना है। तो वो है आपकी इनर्शिया। ठीक है, इनर्शिया यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, इनर्शिया। ठीक है, इनर्शिया वो प्रॉपर्टी होती है जो किसी भी बॉडी की स्टेट ऑफ मोशन को डिफाइन करती है कि बॉडी के पास एक खुद की एक ऐसी टेंडेंसी होती है, एक ऐसी उसके पास प्रॉपर्टी है जो वो अपनी स्टेट ऑफ मोशन को मेंटेन रखना चाहती है, चाहे वो रेस्ट में हो चाहे वो मोशन में हो, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे। यही न्यूटन का फर्स्ट लॉ है। मतलब कि कोई बॉडी अगर रेस्ट में पड़ी है तो वो रेस्ट में ही पड़ी रहेगी जब तक कि उस पर एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं इनर्शिया। ठीक है, और न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया कहलाता है। तो यहाँ आंसर इनर्शिया हो जाएगा। हिंदी में इसको जड़त्व कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? जड़त्व कहते हैं। ठीक है, किसी भी बॉडी का, किसी भी वस्तु का विराम अवस्था और गति अवस्था में रहने की जो टेंडेंसी है, जो उसकी प्रॉपर्टी है, जो उसका नेचर है, वही कहलाता है जड़त्व, वही कहता है इनर्शिया कहलाता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ओके, सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं। जूल पर सेकंड इज कॉल्ड। जूल पर सेकंड क्या कहलाता है? देखिए, आप इसका आंसर देने की कोशिश करें। जूल किसकी यूनिट होती है? जूल होती है वर्क की यूनिट। वर्क हमारा पास क्या होता है? वर्क जो होता है वो होता है फोर्स को डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। फोर्स को डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये न्यूटन मीटर जो होता है वो जूल कहलाता है। इसकी यूनिट क्या होती है? जूल होती है। जे से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ जूल पर सेकंड है। सेकंड किसकी यूनिट होती है? टाइम की होती है। यानी वर्क को किससे डिवाइड करना है? टाइम से डिवाइड करना है। पर वर्क को टाइम से डिवाइड कर देते हैं, यानी वर्क इन अ यूनिट टाइम, वर्क डन इन अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर। इसी को अपन पावर कहते हैं, शक्ति कहते हैं। ठीक है, कार्य करने की क्षमता या कार्य करने की जो दर होती है उसी को अपन क्या कहते हैं? पावर कहते हैं। तो वर्क अपॉन में टाइम, एक सेकंड में कोई आदमी कितना वर्क करता है उसी को उसकी पावर कहा जाता है, और पावर की यूनिट हमेशा वॉट में होती है। ठीक है, जूल पर सेकंड इज कॉल्ड वॉट। वर्क होता है जूल पे, टाइम होता है सेकंड में, और जूल पर सेकंड को अपन वॉट कहते हैं। जेम्स वॉट के नाम पर वॉट कहा जाता है। ठीक है, तो पावर की यूनिट क्या हो गई? वॉट, यानी कि आपका सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स। देखिए, फोर्सेस दो तरह के होते हैं नेचर में, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव फोर्सेस जो होते हैं आपके, वो पाथ पे डिपेंड नहीं करते। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है वो वर्क कर रहा है पाथ नंबर 1 पे, वही ऑब्जेक्ट पाथ नंबर 2 पे वर्क कर रहा है, वही ऑब्जेक्ट पाथ नंबर 3 पे वर्क कर रहा है, तो तीनों पाथ का वर्क डन सेम आता है। मतलब कि वर्क डन बाय द फोर्स डजंट डिपेंड ऑन द पाथ ऑफ अ ऑब्जेक्ट। उस ऑब्जेक्ट के पाथ पे या उस वर्क के पाथ पे डिपेंड नहीं करता है कि किस पाथ पे वर्क किया गया है, सभी पाथ्स में वर्क डन सेम आता है। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है आपका, ग्रेविटेशनल फोर्स आप कहीं से भी इसको चेक करोगे। जैसे एक ऑब्जेक्ट है जो अर्थ की ग्रेविटी में क्या कर रहा है? मोशन कर रहा है, उस पर 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो किसी भी एंगल से देखो, किसी भी पाथ से वो आएगा तो उस पर 10 न्यूटन का ही फोर्स लगेगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये अर्थ है आपकी, ठीक है, ऑब्जेक्ट ऐसे गिर रहा है नीचे, चाहे वो यहाँ से गिरे, चाहे वो यहाँ से गिरे, चाहे वो यहाँ से गिरे, सभी तीनों जगह से उसका जो फोर्स है वो 10 न्यूटन ही आएगा अगर उस पर 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है।
कहीं से भी गिरे, वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। तो ऐसे फोर्स जिनका वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता वो कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं, और जिनका वर्क डन पाथ पे डिपेंड करता है वो नॉन कंजर्वेटिव होते हैं। तो कंजर्वेटिव फोर्स में ग्रेविटेशनल हो गया, स्प्रिंग फोर्स हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, एडेशन होता है दो अलग अलग पार्टिकल्स के, दो अलग अलग सब्सटेंसेस के बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स है, दो अलग अलग पार्टिकल्स के बीच का अट्रैक्शन फोर्स क्या कहलाता है, एडिशन फोर्स कहलाता है। जैसे वाटर मॉलिक्यूल और ग्लास मॉलिक्यूल, वाटर और ग्लास के बीच का जो फोर्स होगा वो एडिशन होता है, ठीक है। जबकि वाटर का वाटर के साथ क्या कहलाता है, कोहेशन कहलाता है, ठीक है। सेम पार्टिकल का सेम पार्टिकल के साथ जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो कोहेशन कहलाता है। ये सारे कंजर्वेटिव फोर्सेज है। नॉन कंजर्वेटिव में फ्रिक्शन हो गया आपका, जो कि आपका रेजिस्टिव फोर्स होता है जो हमें मोशन करने से रोकता है, वो फ्रिक्शन कहलाता है। ड्रैग, ये एयर रेजिस्टेंस है, ड्रैग को कहते हैं एयर रेजिस्टेंस, ठीक है। हवा में अगर अपन चल रहे हैं तो उस पर एक अपन को अपोजिट डायरेक्शन पे एयर के कारण, रेजिस्टेंस के कारण, एयर के रेजिस्टेंस के कारण फोर्स लगता है, उसे ड्रैग कहा जाता है। टेंशन है, किसी भी स्ट्रिंग को अगर अपन किसी मास से बांध देंगे तो उस स्ट्रिंग पे क्या होगा, टेंशन आएगा। अगर उसको अपन घुमाते हैं या फिर टांग देते हैं तो विस्कस फोर्स, ये लिक्विड का फोर्स है, ये फ्लूइड्स का फोर्स होता है, ठीक है। ये क्या होता है, फ्लूइड्स का फोर्स होता है। ये भी एक तरह का अपोजिट फोर्स है, विस्कस फोर्स, फ्रिक्शन की तरह ही ये अपोजिट फोर्स है, ठीक है। डैम्पिंग फोर्स, ये भी एक तरह का ये अपोज करता है, मोशन को अपोज करता है। कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे फॉर एग्जांपल पेंडुलम मोशन कर रहा है, तो पेंडुलम क्या करेगा, पहले वो एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा। पेंडुलम है, जैसे उसको मैं घुमाऊंगा तो सबसे पहले वो ऊपर जाएगा, फिर वो यहाँ आके दोबारा से लेफ़्ट साइड में जाएगा, पर उसकी मोशन टाइम के साथ साथ धीमी होती जाएगी और फाइनली वो ज़ीरो में आ जाएगा, फिर वो मोशन करना बंद कर देगा। तो जो फोर्स इसकी मोशन को रोकेगा वो डैम्पिंग फोर्स कहलाएगा, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन से कंजर्वेटिव होते हैं, कौन कौन से नॉन कंजर्वेटिव होते हैं। तो कंजर्वेटिव फोर्स में आपके यहाँ पर कौन सा हो गया, देखो विस्कस फोर्स नॉन कंजर्वेटिव है, फ्रिक्शन नॉन कंजर्वेटिव है, डैम्पिंग नॉन कंजर्वेटिव है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है आपका, कंजर्वेटिव फोर्स है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ मैक्सिमम एट। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी जो होता है, जी की वैल्यू जो अर्थ में होती है वो आपकी होती है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या हम कह सकते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के आसपास की इसकी वैल्यू होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसको अपन 10 लिख देते हैं। तो ये अर्थ पर वैल्यू होती है, पर जी की वैल्यू वेरी करती है, देन इसमें वेरिएशन आते हैं हाइट से, डेप्थ से, ठीक है, और अर्थ की मोशन के कारण, अर्थ के रोटेशन के कारण, अर्थ की शेप के कारण इस पर बहुत सारे वेरिएशन आते हैं। जो हमारी अर्थ है वो कुछ इस तरह दिखती है, अर्थ हमारी किस तरह दिखती है भाई, इस तरह से नज़र आती है हमारी अर्थ। ये हमारे पोल्स हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ठीक है। तो यहाँ से थोड़ा सा दबी हुई है अर्थ, तो सेंटर से, ये हमारा अर्थ का सेंटर है, ये हमारा अर्थ का सेंटर से नॉर्थ और साउथ की डिस्टेंस थोड़ी सी कम रहती है, और ये आपकी इक्वेटोरियल लाइन होती है, ये आपकी इक्वेटर होती है, आपकी पूरी ऐसे इक्वेटर होती है। तो इक्वेटोरियल पॉइंट होते हैं ये अर्थ की रेडियस से थोड़े से कंपेरेटिवली कंपेयर टू द पोल्स थोड़े से दूर रहते हैं। तो पोल्स पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है, ध्यान रखना, पोल्स पे सबसे ज़्यादा होती है, इक्वेटर पे कम होती है, इक्वेटर पे कम होती है, भूमध्य रेखा के आसपास के जो क्षेत्र हैं इन पे ये कम होती है जी की वैल्यू। तो पोल्स जो ध्रुव हैं आपके, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, इन पर जी की वैल्यू मैक्सिमम होती है, सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। यानी कुल मिला के अपन टोटल कह सकते हैं 9.8 के आसपास पूरी की पूरी जो कंप्लीट वैल्यू होती है वो किस पर होती है, पोल्स पर होती है, ठीक है। बाकी जगह वेरी करती है, हाइट का वेरिएशन होता है, डेप्थ का वेरिएशन होता है, वो अभी कोर्स में नहीं है, पर अभी इसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि पोल्स पे ज़्यादा होती है, इक्वेटर पे कम होती है, और हाइट और डेप्थ पर भी इसका इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पोल्स, ओके। अगले क्वेश्चन में आते हैं, विच इज़ नॉट द केपलर्स लॉ ऑफ प्लानिटरी मोशन। तो केपलर ने अपने 3 लॉ दिए थे प्लानिटरी मोशन के, उसमें से पहला लॉ था कि सारे प्लैनेट्स जो होते हैं वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में चलते हैं, मतलब कि वो एलिप्टिकल ऑर्बिट बनाते हैं, सर्कुलर ऑर्बिट नहीं बनाते, इस तरह की उनकी इलिप्टिकल ऑर्बिट होती है, ठीक है। जहाँ पर सन जो होता है ना वो इस इलिप्ट के एक फोकस पर होता है, ये जैसे ये सन है आपका, तो किसी एक फोकस पर आपका, ये 2 फोकस होते हैं, इलिप्स के 2 फोकस होते हैं, ये पहला फोकस और ये दूसरा फोकस, यहाँ कहीं दूसरा फोकस होता है, ठीक है। तो सन जो होता है वो किसी एक फोकस पर होता है और सारे प्लैनेट सन के अराउंड इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करते हैं, ठीक है। तो ये इसका केपलर का फर्स्ट लॉ था, तो फर्स्ट पॉइंट तो सही है बिल्कुल।
द रियल वेलोसिटी ऑफ द रेडियस वेक्टर ऑफ द प्लैनेट इज कांस्टेंट। तो ध्यान रखना ये भी इसका क्या है, लॉ ही है। रियल वेलोसिटी ऑफ रेडियस वेक्टर की वेलोसिटी कांस्टेंट होती है प्लैनेट के लिए। अगर इलिप्टिकल ऑर्बिट की मैं बात करूं, इस तरह की इलिप्टिकल ऑर्बिट होती है, ये सन है आपका और ये मान लेते हैं कोई प्लैनेट है, तो सन को प्लैनेट से जोड़ने वाली लाइन होती है ना, ये रेडियस वेक्टर कहलाता है। तो ये क्या करती है, सेम इंटरवल ऑफ टाइम में सेम एरिया स्वाइप करती है, ठीक है। सेम इंटरवल ऑफ टाइम में सेम एरिया स्वाइप करेगी। मान लो जितना एरिया यहाँ स्वाइप किया टी टाइम में, तो टी टाइम में उतना ही एरिया यहाँ पर वो स्वाइप करेगी। मतलब ये सेम एरिया स्वाइप करती है, इसका मतलब इसकी जो वेलोसिटी होती है रेडियस वेक्टर की वो हमेशा कांस्टेंट रहती है, ठीक है। प्लैनेट की जो वेलोसिटी होती है वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वो सेम रहती है किसकी, प्लैनेट की, ठीक है। रियल वेलोसिटी ऑफ द रेडियस वेक्टर ऑफ द प्लैनेट। तो प्लैनेट से जोड़ने वाली, सन और प्लैनेट को जोड़ने वाली जो लाइन होती है वो इक्वल वेलोसिटी से, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगी। तो सेकंड लॉ बिल्कुल सही है, ये सेकंड लॉ है, ठीक है। द रियल वेलोसिटी ऑफ द रेडियस वेक्टर ऑफ द प्लैनेट इज कांस्टेंट। द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। यानी कि थर्ड लॉ कहता है टी स्क्वायर जो होता है वो आर क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। टी स्क्वायर यानी टाइम पीरियड जो है प्लैनेट का वो प्लैनेट की सन से डिस्टेंस के क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है। टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, ठीक है। ये अपन कह सकते हैं इसको शॉर्ट लैंग्वेज में। इसलिए जो प्लैनेट सन से दूर होता है उसका टाइम पीरियड कम होगा, जो प्लैनेट सन के ज़्यादा पास होगा उसका टाइम पीरियड ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब का लॉ है, थर्ड लॉ है। तो सी ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है। प्लैनेट्स विच आर फार अवे फ्रॉम द सन हैव अ लार्ज पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन। ये लॉ नहीं है पर हम इसको निकाल सकते हैं, किससे, केपलर के थर्ड लॉ से निकाल सकते हैं। यानी एक फैक्ट है ये कि प्लैनेट्स जो हैं वो फार जितने दूर होंगे उनका टाइम पीरियड क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। ये आपको लॉ याद रखना है। जो प्लैनेट जितने दूर होंगे उनका टाइम पीरियड उतना ही ज़्यादा होगा, जो जितने पास होंगे उनका टाइम पीरियड उतना ही कम होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। प्लैनेट्स विच आर फार अवे फ्रॉम द सन, क्योंकि टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। अगर आर क्यूब बढ़ेगा तो टी स्क्वायर की वैल्यू भी बढ़ेगी ना। तो जितने ज़्यादा दूर होंगे उतना उनका रेवोल्यूशन ज़्यादा होगा, जितने वो पास होंगे उनका उतना रेवोल्यूशन टाइम, उनका जो टाइम पीरियड है वो कम होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको। तो डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये केपलर का लॉ नहीं है, ये एक फैक्ट है जो कि केपलर के लॉ से ही आता है। ओके, फिफ्थ के बाद सिक्स क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज हाईली रिएक्टिव। तो हाईली रिएक्टिव में आपको याद रखना है जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन। तो रिएक्टिविटी सीरीज आप देख लीजिए, रिएक्टिविटी सीरीज आपको दे रखी है। सोडियम, पोटेशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, जिंक है, आयरन है, टिन है और लेड है। तो यहाँ पर जिंक, आयरन, लेड और हाइड्रोजन के कंपैरिजन में जिंक सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है, क्योंकि ये आयरन, लेड और हाइड्रोजन से ऊपर आता है। तो जिंक यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद होनी चाहिए। पोटेशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ये एयर से भी रिएक्शन कर लेता है। और जो आपके नोबल मेटल्स होती हैं यानी कि सिल्वर, गोल्ड हो गई, ये सब क्या होती हैं, लेस रिएक्टिव होती हैं, इसलिए इनको नोबल मेटल्स कहते हैं, ठीक है। ओके, सेवंथ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज कंपाउंड, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज कंपाउंड इज यूज इन द प्रोडक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ गन पाउडर। गन पाउडर के प्रोडक्शन में कौन सा कंपाउंड यूज़ होता है। तो ध्यान रखना, जो आपका गन पाउडर होता है वो आपका KNO3 होता है। क्या होता है आपका, KNO3 होता है, पोटेशियम नाइट्रेट होता है। हमेशा ध्यान रखना, पोटेशियम नाइट्रेट को क्या लिखते हैं, KNO3 लिखा जाता है। ध्यान रखना, KNO3 ये होता है ना, K मतलब पोटेशियम और इसका NO3 ग्रुप, पोटेशियम नाइट्रेट, ये गन पाउडर होता है, ठीक है। कॉपर सल्फेट CuSO4 ये इंसेक्टिसाइड होता है या इलेक्ट्रोप्लेटिंग में इसका यूज़ करते हैं। CuSO4 होता है, ये क्या होता है, CuSO4। और सोडियम कार्बोनेट, ये तो आपको पता है कास्टिक सोडा की तरह यूज़ होता है सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। डिटर्जेंट्स में यूज़ करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास में, ड्राई क्लीनिंग ऑफ क्लोथ्स में इसको सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। तो ये आपको कुछ फॉर्मूले याद रखने चाहिए, बाकी तो इसका आंसर हो जाएगा पोटेशियम नाइट्रेट, गन पाउडर होता है KNO3। पीएच वैल्यू ऑफ विनेगर, तो विनेगर की पीएच वैल्यू कितनी होती है, तो ध्यान रखना आपको 2.4 से 3.4 होती है। विनेगर जो है एसिडिक होता है, जिसकी पीएच 7 से कम होती है वो एसिड होता है, और जिसकी पीएच 7 से ज़्यादा होती है वो आपका बेस होता है, ठीक है। अम्ल और क्षार होता है ना, हिंदी में अम्ल कहता है एसिड को और बेस को क्षार कहते हैं, ठीक है। तो pH 7 वाला न्यूट्रल होता है, pH 7 वाला आपका क्या होता है,
न्यूट्रल होता है, pH 7 वाला आपका न्यूट्रल होता है, ठीक है। 7 से कम है तो एसिड है, 7 से ज़्यादा तो बेस है, तो विनेगर की 2.4 से 3.4 के आसपास होती है, यानी 2 से 3 तक अपन ये मान सकते हैं। ओके, 9th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन है एक्सोथर्मिक। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होती है जिसमें हीट रिलीज होती है, और एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है जिसमें हीट जो होती है वो उसका वो हो जाता है, एब्जॉर्प्शन हो जाता है, ठीक है। हीट कंज्यूम हो जाती है, हीट का एब्जॉर्प्शन होता है तो वो एंडोथर्मिक, और हीट निकलती है, हीट रिलीज होती है तो एक्सोथर्मिक। तो ध्यान रखना आपको, यहाँ पर जो रिएक्शन दे रखी है फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, अमोनिया का फॉर्मेशन में हीट निकलती है, हमेशा ध्यान रखना। अमोनिया कैसे बनती है, नाइट्रोजन की हाइड्रोजन से रिएक्शन होती है, नाइट्रोजन की जब हाइड्रोजन से रिएक्शन होती है तो NH3 बनता है, NH3 को अमोनिया कहते हैं, और उसके साथ साथ कुछ हीट निकलती है, प्लस डेल्टा मतलब हीट यहाँ पर निकलती है, तो हीट निकलने वाली रिएक्शन है फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फेरिक ऑक्साइड ये नहीं है, फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 होता है। डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, देखो डिकम्पोजिशन रिएक्शन तो हमेशा एंडोथर्मिक होती है, डिकम्पोजिशन हमेशा एंडोथर्मिक होती है। सिल्वर क्लोराइड का डिकम्पोजिशन सिल्वर में और क्लोरीन गैस में होता है, सिल्वर ब्रोमाइड का डिकम्पोजिशन सिल्वर और ब्रोमीन गैस में होता है, ये लाइट की प्रेजेंस में होता है, इसमें लाइट डालनी पड़ती है तो हीट एब्जॉर्ब करनी पड़ती है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन ज़्यादातर हीट एंडोथर्मिक होती हैं, जबकि ये अमोनिया का फॉर्मेशन है, ये फॉर्मेशन वाली रिएक्शन ज़्यादातर आपकी जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है ना, ये ज़्यादातर आपकी एक्सोथर्मिक नेचर की होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। ओके, 10th क्वेश्चन में चलते हैं। सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर इज कॉल्ड, ट्रू सॉल्यूशन होता है, ध्यान रखना, ट्रू सॉल्यूशन होता है होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर को क्या कहते हैं, ट्रू सॉल्यूशन। तो टू होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड ट्रू सॉल्यूशन, ठीक है। तो ट्रू सॉल्यूशन आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 2 से ज़्यादा पदार्थों का होमोजीनियस यानी समांगी मिश्रण, होमोजीनियस मतलब जो कि देखने पर एकदम इक्वल नज़र आए, एकदम यूनिफॉर्म नज़र आए। जैसे पानी में अगर आप नींबू डाल दोगे तो नींबू पानी जो लेमोनेड बनेगा वो एक होमोजीनियस मिक्सचर होगा। पानी में सॉल्ट डाल के मिक्स कर दो तो एकदम पानी जैसा दिखाई देगा, सब जगह सेम दिखाई देगा, लेयर्स थोड़ी बनेगी। ये होमोजीनियस मिक्सचर एक ट्रू सॉल्यूशन है। पानी में शुगर डाल दो, ये ट्रू सॉल्यूशन है, इसको मिक्स कर दो तो शुगर नज़र थोड़ी आती है अपन को, पानी पानी नज़र आएगा। तो ये आपके ट्रू सॉल्यूशन कहलाते हैं, ठीक है। अनस्टेबल, स्टेबल सॉल्यूशन वो होता है जो कि लेना बंद कर दे, सॉल्यूट को लेना बंद कर दे। सॉल्वेंट और सॉल्यूट मिलकर सॉल्यूशन बनाते हैं, तो अगर जो सॉल्वेंट सॉल्यूट को लेना बंद कर देता है वो स्टेबल सॉल्यूशन बन जाता है, और जो सॉल्यूट को लेता जाए उसमें मिक्स करते जाओ, वो घुलता जा रहा है तो वो अनस्टेबल सॉल्यूशन है। कोलाइडल का केस अलग है। कोलाइडल सॉल्यूशन बिल्कुल सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच का ये केस होता है, सॉल्यूशन और सस्पेंशन का। जैसे मिल्क है, मिल्क एक कोलाइडल सॉल्यूशन होता है, ठीक है। इसमें पार्टिकल्स जो होते हैं, सॉल्यूट पार्टिकल्स जो होते हैं वो सस्पेंशन की तरह रहते हैं, बट वो टिल्डल इफेक्ट को शो करते हैं, टिंडल इफेक्ट को शो करते हैं। टिंडल इफेक्ट होता है लाइट का जो पाथ शो होता है ना, पार्टिकल्स से लाइट टकराती है और अपना पाथ शो करती है, उसे टिंडल इफेक्ट कहते हैं। तो ऐसा सस्पेंशन जो कि टिंडल इफेक्ट को शो करेगा, ऐसा सस्पेंशन जो टिंडल इफेक्ट को शो करता है, और वो कोलाइडल सॉल्यूशन आपका कहलाता है। जैसे मिल्क एक कोलाइडल सॉल्यूशन है, ठीक है। द वॉल्यूम ऑफ गैस एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, दिस लॉ इज कॉल्ड, यानी कि वॉल्यूम V इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू P। देखो प्रेशर बढ़ाने पर प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज का होगा या डिक्रीज होगा। प्रेशर बढ़ाने पर वॉल्यूम डिक्रीज होगा और प्रेशर कम करने पर वॉल्यूम इंक्रीज होगा। ये बॉयल्स ने कहा था, तो ये बॉयल्स लॉ है, ठीक है। बॉयल्स लॉ, ये आपको लॉज याद रखने हैं, ठीक है। बॉयल्स का लॉ क्या है, V इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू P। चार्ल्स लॉ होता है V इज़ प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है। V किसके प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर के। ग्राहम का लॉ, ग्राहम ने क्या कहा था, ग्राहम ने कहा था जो डिफ्यूजन रेट होती है वो डेंसिटी के स्क्वायर रूट के, डेंसिटी D के स्क्वायर रूट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। और डॉल्टन ने कहा था कि जितना भी पार्शियल प्रेशर है, जो नेट प्रेशर है वो सभी पार्शियल प्रेशर P1 प्लस P2 प्लस P3 के एल्जेब्रिक सम के इक्वल होता है, ठीक है। यानी कि अगर गैस में बहुत सारे प्रेशर्स लग रहे हैं तो नेट प्रेशर जो होगा वो सभी प्रेशर का एल्जेब्रिक सम होगा। तो बॉयल्स का लॉ होता है V इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू P। तो यहाँ पर वॉल्यूम कांस्टेंट टेम्परेचर, यहाँ पर वॉल्यूम, हाँ यस, कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो वॉल्यूम है वो प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो बॉयल्स लॉ ही यहाँ पर आएगा। ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ओके। 12th क्वेश्चन है, डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ DNA वाज प्रपोज्ड बाय। तो DNA का जो मॉडल दिया था वो वॉटसन और क्रिक ने दिया था, ध्यान रखना, किसने दिया था,
हेलिक्स मॉडल या हेलिकल मॉडल जिसे कहते हैं, ये वॉटसन और क्रीक ने दिया था, आप ध्यान रखें। तो वॉटसन और क्रीक इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। शिल्डन और स्वान ने सेल थ्योरी दी थी, इन्होंने क्या दी थी? सेल थ्योरी दी थी, ठीक है। जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेल से मिलके बने, ऑल द ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल, ये सेल थ्योरी थी इनकी, ठीक है। ई पुरकिंजे ने प्रोटोप्लाज्म की डिस्कवरी की थी। किसकी डिस्कवरी की थी? प्रोटोप्लाज्म की। सेल का जो पार्ट होता है प्रोटोप्लाज्म, इसकी डिस्कवरी की थी, ठीक है। ये आपको याद रखना है आपको, ठीक है। शिल्डन स्वान ने सेल थ्योरी दी, पुरकिंजे ने प्रोटोप्लाज्म की डिस्कवरी की थी, वॉटसन और क्रिक ने हेलिक्स मॉडल दिया था, किसका? डीएनए का। डीएनए का हेलिक्स मॉडल आपने देखा होगा, इस तरह का होता है। ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड, डीएनए एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। क्या है डीएनए? एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। डीएनए क्या होता है? एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है, ओके। डीएनए क्या होता है? एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है, ठीक है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है, ये आपको याद रखना है। इसमें ये जो न्यूक्लियोटाइड ग्रुप आपको नजर आ रहे हैं, एडिनिन, थाइमिन, साइटोसिन, ग्वानिन, एटीसीजी, एक न्यूक्लियोटाइड्स कहलाते हैं, ठीक है। 4 ग्रुप होते हैं इसके, और ये हेलिकल मॉडल होता है, सर्पिलाकार आकृति होती है, ठीक है। किसने दिया था? वॉटसन और क्रिक ने ये हेलिकल मॉडल दिया था, हेलिक्स मॉडल। वस्कुलर टिश्यू थ्रू विच फूड इज प्रिपेयर्ड बाय द लीव्स आर ट्रांसपोर्टेड टू वेरियस ऑर्गेनिजम्स ऑफ द प्लांट्स। यानी जो फोटोसिंथेसिस से फूड बनता है प्लांट्स के अंदर, वो प्लांट के सभी पार्ट्स तक कौन सा टिश्यू ले जाता है? तो वो है फ्लोएम टिश्यू। कौन सा टिश्यू है? फ्लोएम टिश्यू, ठीक है। तो फ्लोएम, 2 तरह के कॉम्प्लेक्स टिश्यू होते हैं। देखिए, सेल के अंदर बहुत सारे टिश्यूज़ होते हैं, उनमें से जैसे मेरिस्मेटिक टिश्यू होता है, परमानेंट टिश्यू होते हैं। 2 तरह के टिश्यू होते हैं सेल, प्लांट टिश्यू जो होते हैं ना, 2 तरह के होते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आपके 3 तरह के होते हैं, परमानेंट टिश्यू आपके 2 तरह के होते हैं, सिंपल टिश्यू और कॉम्प्लेक्स टिश्यू, ठीक है। परमानेंट टिश्यू कितने तरह के होते हैं? सिंपल टिश्यू और कॉम्प्लेक्स टिश्यू। तो सिंपल टिश्यू में आपके बहुत सारे आते हैं, 3 तरह के और आते हैं, पेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा और कॉलेन्काइमा। पेरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है। ये 3 तरह के टिश्यू होते हैं आपके सिंपल टिश्यू में। और कॉम्प्लेक्स टिश्यू 2 ही होते हैं आपके, जाइलम और फ्लोएम, ठीक है। कॉम्प्लेक्स टिश्यू कौन से होते हैं? जाइलम और फ्लोएम, ये कॉम्प्लेक्स होते हैं, ठीक है। जाइलम जो होता है वो वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है और बहुत सारे मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है रूट से प्लांट के सभी पार्ट तक। और फ्लोएम जो होता है ये फोटोसिंथेसिस जो फूड बनता है उसको प्लांट्स के सभी पार्ट्स तक पहुंचाता है, ठीक है। विच इज़ नॉट अ सिंपल टिश्यू। अगला क्वेश्चन, सिंपल टिश्यू मैंने आपको बता ही दिया था कि भाई 3 तरह के सिंपल टिश्यू होते हैं और 3 तरह के दो तरह के कॉम्प्लेक्स टिश्यू होते हैं और 3 तरह के सिंपल टिश्यू होते हैं, ठीक है। जो आपके परमानेंट टिश्यू होते हैं ना, ये 2 तरह के होते हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। ये सिंपल है आपके, ठीक है। पेरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा ये सिंपल टिश्यू हैं आपके। पेरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा कौन से टिश्यू हैं? सिंपल हैं। और जाइलम और फ्लोएम ये आपके कॉम्प्लेक्स होते हैं। जाइलम और फ्लोएम क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स होते हैं, जाइलम और फ्लोएम, ठीक है। तो सिंपल टिश्यू कौन सा नहीं है? तो जाइलम ही नहीं है, जाइलम इज़ द करेक्ट आंसर, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, द मोस्ट फंडामेंटल प्लांट हार्मोन ऑक्सिन्स वाज इन्वेंटेड बाय। तो ऑक्सिन्स की इन्वेंशन की थी डार्विन ने। ऑक्सिन्स की इन्वेंशन मतलब डिस्कवरी की थी, यहाँ पर डिस्कवर्ड होना चाहिए। द मोस्ट फंडामेंटल प्लांट हार्मोन डिस्कवर्ड बाय डार्विन। तो डार्विन ने क्या किया था? डिस्कवरी की थी किसकी? उसने फोटोट्रॉपिज्म को देखा था। किसको देखा था? फोटोट्रॉपिज्म को देखा था उसने। प्लांट में फोटोट्रॉपिज्म यानी प्रकाश जहाँ पर भी होता है वहाँ प्लांट की ग्रोथ होती है। प्लांट वहीं ग्रोथ करता है, प्लांट के सारे पार्ट वहीं जाते हैं जहाँ पर प्रकाश मिलता है, लाइट मिलती है, ये फोटोट्रॉपिज्म होता है। तो ये हार्मोन इसको इंड्यूस करता है वो ऑक्सिन कहलाता है, ठीक है। तो ऑक्सिन नाम जो था वो बाद में फ्रिट्ज वॉलमोट ने रखा था। फ्रिट्ज वॉलमोट ने ऑक्सिन नाम दिया था। फ्रिट्ज नाम का एक साइंटिस्ट था, इसने नाम दिया था ऑक्सिन, बट डिस्कवरी डार्विन ने की थी, ठीक है। नाम बाद में दिया था ऑक्सिन, डार्विन की डिस्कवरी से ही। तो डार्विन ने ऑक्सिन्स की डिस्कवरी की थी, ठीक है। फ्रिट्ज ने नामकरण किया था, फ्रिट्ज वॉलमोट, उसने ऑक्सिन नाम दिया था बाद में, डार्विन के बाद। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन आपके
में वो एनिमल्स आते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन में जो कि एनिमल लैक डाइजेशन जिनमें होता है। एनिमल लैक डाइजेशन जिनमें होता है ना, इंजेशन, सबसे पहले अपन खाना मुंह से लेते हैं, फिर उसका डाइजेशन होता है, फिर उसका क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, फिर एसिमिलेशन होता है, फिर इजेक्शन होता है, मतलब हम खाने का त्याग, जो बचा हुआ हिस्सा होता है, जो सॉलिड पार्ट होता है, रेजिड्यू, सॉलिड रेजिड्यू जो होता है उसका हम त्याग कर देते हैं, ठीक है। तो ये जो इस तरह का जो न्यूट्रिशन होता है वो होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। तो होलोजोइक में कौन कौन से आते हैं आपके, जितने भी मांसाहारी हैं, शाकाहारी हैं, हर्बीवोर्स हैं, कार्निवोर्स हैं, ओमनीवोर्स हैं, सर्वाहारी जो दोनों खाते हैं, ओमनीवोर्स, और स्कैवेंजर मतलब जो कि मृतपोषी हैं आपके, जो कि मृत जानवरों को खाते हैं, ठीक है। दे टेक डेड बॉडीज़। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन में कौन कौन से आते हैं, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनीवोर्स और स्कैवेंजर्स। तो टाइगर आपका पता ही है कार्निवोर है, काऊ हर्बीवोर है, वल्चर आपका स्कैवेंजर है, मॉस्किटो एक पैरासाइट है। मॉस्किटो क्या है, एक पैरासाइट है। तो ये होलोजोइक न्यूट्रिशन में नहीं आता, ये पैरासिटिक न्यूट्रिशन में आता है, ठीक है। ये क्या है, एक पैरासाइट है, ये क्या आपका पैरासाइट है। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन में नहीं आता, ये पैरासिटिक न्यूट्रिशन में आता है, ठीक है। तो ये पैरासाइट, ये एक्सटर्नल, पैरासिटिक न्यूट्रिशन दो तरह के होते हैं, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। एक्सटर्नल में कौन से होते हैं, जैसे मॉस्किटो हो गया, लीच हो गया, बग हो गया, ये सब जो ऑर्गेनिजम्स आ रहे हैं ये एक्सटर्नल में आते हैं। जबकि इंटरनल में आपके राउंड वॉर्म हो गए, रिंग वॉर्म हो गए, ये इंटरनल पैरासाइट्स होते हैं, ठीक है। तो मॉस्किटो इज़ अ पैरासाइट, नॉट द पार्ट ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन। ओके, 17th है आपका, समटाइम्स द स्काई इज ट्विंकल्ड बाय द डिजलिंग एंड पावरफुल लाइट, सच एक्सप्लोजन्स आर कॉल्ड। देखो, कभी कभी स्काई में हमें बहुत सालों में हमें एक बहुत बड़े बड़े चमकते हुए सितारे नज़र आते हैं, मतलब ऐसे ऐसे चमकेंगे वो जैसे कि उनमें बहुत ज़्यादा मतलब प्रकाश हो, एकदम से वो चमकते हैं और काफ़ी टाइम तक हम उनकी चमक को देख सकते हैं, काफ़ी टाइम तक वो चमकते रहते हैं। कभी कभी तो वो सूर्य के समान चमकने लगते हैं, ठीक है। हमें ऐसा लगेगा जैसे कि कभी कभी अगर अपन हमारी नज़दीकी गैलेक्सी में हमारे अर्थ के नियरेस्ट में ही, यानी 4 to 5 लाइट ईयर्स की डिस्टेंस में ही अगर कोई 4.5 मिलियन या 5.5 मिलियन, 4.4 से 5.5 मिलियन लाइट ईयर्स की डिस्टेंस के आसपास कोई एक्सप्लोजन होता है स्टार में, तो उसका हमें बहुत तेज़ प्रकाश नज़र आएगा। तो हमें ऐसा लगेगा जैसे आसमान में 2 सूरज उग गए हो, ठीक है। रात में भी हमें वो सूरज जी की तरह ऐसे चमकता हुआ नज़र आएगा काफ़ी टाइम तक, ठीक है। ये मतलब बहुत सालों में ही होता है ऐसा फिनोमेनॉन, ठीक है। वैसे तो यूनिवर्स में ये फिनोमेनॉन चलते रहते हैं, पर हमारे आसपास ये बहुत कम होता है, ठीक है। तो ट्विंकल्ड हो जाता है स्टार, बहुत तेज़ प्रकाश इसमें उत्पन्न होता है और ये एक्सप्लोजन होता है। जबकि स्टार जो होता है वो मर रहा होता है, स्टार जो होता है जब वो ख़त्म हो रहा होता है तो वो ग्रेविटेशनल पुल के कारण अपनी ही ग्रेविटी में समा जाता है और फिर एक तेज़ धमाका होता है जिसमें बहुत सारे जितना भी मैटर है वो सब, स्टार का सारा मैटर, सारा प्लाज्मा बाहर आ जाता है, ठीक है। इसे कहते हैं सुपरनोवा। इसे क्या कहते हैं, सुपरनोवा कहते हैं, ठीक है। सुपरनोवा एक्सप्लोजन कहा जाता है, ठीक है। तो सुपरनोवा ये पावरफुल एक्सप्लोजन होते हैं, ठीक है। ब्लैक होल तो आपको पता ही है, ब्लैक होल एक केस है, स्टार अपनी ही डेंसिटी में जब पूरा का पूरा कॉलेप्स कर जाता है तो सुपरनोवा के बाद ब्लैक होल ही बनता है बाद में, ठीक है। कॉस्मिक क्लिप्स अलग होते हैं, कॉस्मिक रेडिएशन जो स्पेस का रेडिएशन है, ठीक है। तो सुपरनोवा इसका आंसर हो जाएगा। द आउटर लेयर ऑफ सन, तो सन की जो आउटर लेयर होती है जो हमें नज़र आती है वो कोरोना होती है। ये कोविड-19 वाला कोरोना नहीं है, ये कोरोना सन का एटमॉस्फेयर होता है, ठीक है, जो हमें अपनी नेकेड आई से दिखाई देता है। अगर आपसे देखो, सन की जो लेयर्स होती है उसकी आउटर मोस्ट लेयर कोरोना है, और अगर आपसे पूछे कि ऐसी कौन सी डीपेस्ट लेयर है जो कि अर्थ से विजिबल है, अर्थ से विजिबल डीपेस्ट लेयर पूछे तो वो फोटोस्फीयर होती है। कौन सी होती है, फोटोस्फीयर डीपेस्ट है, ध्यान रखना। फोटोस्फीयर डीपेस्ट लेयर है जो कि अर्थ से विजिबल है, ठीक है। और कोरोना जो है ये आउटर लेयर होती है, आउटर मोस्ट, कोरोना आउटर मोस्ट होती है, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखना। अर्थ ये सन का कोर होता है जो कि इसके चारों तरफ इसका रेडिएटिव जोन होता है, कन्वेक्शन जोन होता है, यहाँ से रेडिएशन बाहर जाता है, और कोरोना में यहाँ से जो सोलर स्टॉर्म होते हैं, जो सोलर रेडिएशन होता है यहाँ से कोरोना से निकलता है और अर्थ तक पहुँचता है, ठीक है। फिर क्रोमोस्फेयर आप देख सकते हैं, फोटोस्फेयर हमें नज़र आती है यहाँ पर, ठीक है। विच प्लैनेट इज़ नॉट कन्वेंशनल प्लैनेट, तो कन्वेंशनल प्लैनेट कौन कौन से हैं, जो 8 प्लैनेट हैं अपना मरकरी को छोड़ के, ठीक है।
मरकरी को छोड़ के ये, क्योंकि जो प्राग था, प्राग में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, प्राग में कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसके में प्लूटो को प्लैनेट की कैटेगरी से, कन्वेंशनल प्लैनेट की कैटेगरी से हटा दिया था। ठीक है, प्लूटो को एक कन्वेंशनल प्लैनेट इन्होंने नहीं माना था। ये प्राग समिट था। ठीक है, प्राग समिट था 15 से 24 अगस्त 2006 में हुआ था। ठीक है, 15 से 24 अगस्त, ठीक है, 15 से 24 अगस्त में प्राग में एक क्या हुआ था, एक मीटिंग हुई थी जिसमें बहुत सारे साइंटिस्ट, 75 देशों के साइंटिस्ट ने पार्टिसिपेट किया था। यानी 75 कंट्रीज़ के एस्ट्रोनोमर्स वहाँ पर आए थे और उन्होंने प्लैनेट्स की कुछ कंडीशंस बताई थी कि किसको अपन कन्वेंशनल प्लैनेट मानेंगे, कि वो सन के चारों तरफ घूमे, उसका एक सफिशिएंट मास होना चाहिए, उसकी एक सफिशिएंट स्फेरिकल शेप होनी चाहिए, वो फ्लैट नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो स्फेरिकल होना चाहिए, उसकी ऑर्बिट किसी दूसरे प्लैनेट की ऑर्बिट या किसी भी सेलेशियल बॉडी को इंटरसेक्ट ना करनी चाहिए, उसकी ऑर्बिट जो है वो किसी भी अदर सेलेशियल बॉडी की ऑर्बिट को इंटरसेक्ट नहीं करनी चाहिए। इस तरह के इन्होंने नियम बनाए थे। तो इसमें प्लूटो खरा नहीं उतरा, तो प्लूटो को इन्होंने बाहर कर दिया था। तो मरकरी है, सैटर्न है, मार्स है और सीरस, हमारा सीरस जो है ये आपका डार्क प्लैनेट होता है। ये डार्क प्लैनेट होते हैं, जैसे हमारा प्लूटो डार्क प्लैनेट हो गया ना, ईरिस सीरस, ये आपने याद रखो, ईरिस है, सीरस है, चेरॉन है, प्लूटो है, 90337 सैडना है, ये सारे के सारे डार्क प्लैनेट होते हैं। ठीक है, विच ईयर मैन फर्स्टली लैंडेड ऑन मून। तो देखो भाई 21 जुलाई 1969, ये ध्यान रखना आपको, 21 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो थे पहली बार चांद पर उतरे थे, नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन एल्ड्रिन। ठीक है, फर्स्ट मैन को याद रखते हैं, एडविन एल्ड्रिन तो दूसरे मैन थे। ठीक है, तो फर्स्ट मैन थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग 1969, 21 जुलाई को। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, लास्ट ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 21वां क्वेश्चन है, द प्लैनेट प्लूटो हैज़ बीन अबैंडन्ड। वही क्वेश्चन आ गया, कौन सा कन्वेंशन, कौन सा सबमिट हुआ था, प्राग सबमिट हुआ था। ठीक है, प्राग सबमिट हुआ था जिसमें 15 से 24 अगस्त को 2006 को हुआ था, जिसमें प्लूटो को एक कन्वेंशनल प्लैनेट नहीं माना था, ये डार्क प्लैनेट की कैटेगरी में आया था। ठीक है, चेक रिपब्लिक का जो कंट्री है, चेक रिपब्लिक की जो कैपिटल है प्राग, यहाँ पर ये सबमिट हुआ था। ठीक है, द लार्जेस्ट ऑप्टिकल स्पेस टेलीस्कोप, अभी जेम्स वेब टेलीस्कोप को लॉन्च किया और काफ़ी अच्छी चीज़ की, बहुत ही शानदार इमेजेस ये दे रहा है। इंटरनेट पे इसने खलबली मचाई हुई है, आपने देखा होगा, बहुत सारी अच्छी बहुत ही मतलब HD क्वालिटी की इमेजेस ये भेज रहा है, स्पेस की, यूनिवर्स की, गैलेक्सीज़ की, नेबुलास की, ठीक है, कॉस्मिक क्लिफ्स की, बहुत सारी इमेजेस की आ रही हैं। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, इसकी वेबसाइट पे भी आप जाके देख सकते हैं। अभी ये लॉन्च हुआ था अपना, कब इसको लॉन्च किया था अपन ने, देखो हबल टेलीस्कोप लॉन्च हुआ था, हबल टेलीस्कोप हुआ था अप्रैल को 1990 में, 24 अप्रैल 1990 में ये लॉन्च हुआ था। ठीक है, हबल टेलीस्कोप कब लॉन्च किया था, 24 अप्रैल 1990 में लॉन्च किया था। उसके बाद सबसे बड़ा स्पेस टेलीस्कोप है अपना जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, जिसको 25 दिसंबर 2021 को लॉन्च किया जाने का, 25 दिसंबर 2021, क्रिसमस के दिन 2021 को इसको लॉन्च किया था। JWST को, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, नासा के द्वारा ये लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, 25 दिसंबर 2021 जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है। ये इसका जो मेन एम है, ये मिड और नियर इंफ्रारेड रेंज में, मिड और नियर इंफ्रारेड रेंज में यूनिवर्स को एक्सप्लोर करना है, जो कि कोई भी अदर ऑब्जर्वेटरी नहीं कर सकती है, सिर्फ जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ही कर सकता है। मिड इंफ्रारेड और नियर इंफ्रारेड रीजन में स्पेस को, यूनिवर्स को एक्सप्लोर करना। ठीक है, तो ये काफ़ी डार्क एजेस तक, जो यूनिवर्स की डार्क एजेस हैं उस तक भी ये देख सकता है, और आगे इसकी और भी इमेजेस आने वाली हैं कि डार्क एजेस में क्या हुआ था, इसके बाद हमें इस टेलीस्कोप की हेल्प से हम पता कर सकते हैं। ठीक है, द प्लैनेट हुज डेंसिटी इज़ लेस देन, तो बहुत ही ईजी है। सैटर्न जो होता है इसकी डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम होती है, पानी की डेंसिटी होती है 10⁻³ kg मीटर क्यूब, पर इसकी डेंसिटी इससे भी बहुत कम होती है, जिसके कारण ये पानी में, अगर सैटर्न को हम पानी में डालें तो ये सैटर्न पानी में फ्लोट करने लगेगा। ठीक है, अगर आपसे सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट पूछें, सोलर सिस्टम का सबसे गर्म प्लैनेट कौन सा है, तो वो वीनस है। वीनस में ग्रीन हाउस इफेक्ट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसका एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा डेंस है, जिसके कारण ग्रीन हाउस इफेक्ट ज़्यादा होने के कारण इसकी ग्लोबल वार्मिंग बहुत ही खतरनाक होती है। तो इसका टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा है अंदर का, और ये एक प्रेशर कुकर की तरह बिहेव करता है।
वीनस जो है इसका एटमॉस्फेयर बिल्कुल प्रेशर कुकर की तरह है। जो प्रेशर कुकर में जो एटमॉस्फेयर बनता है हाई प्रेशर का, वैसा वीनस में बनता है। ठीक है, तो सोलर सिस्टम का प्रेशर कुकर हमारा वीनस है, सबसे गर्म प्लैनेट। मरकरी पास है, पर वीनस का एटमॉस्फेयर डेंस होने के कारण उसमें बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड की जो लेयर्स हैं बहुत ही डेंस हो गई हैं, और भी अदर गैसेस की, जिसके कारण यहाँ पर लाइट ट्रैप होकर रह जाती है सन की और टेम्परेचर बढ़ाती रहती है, ग्लोबल वार्मिंग जिसे अपन कहते हैं। ठीक है, व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन? तो अर्थ और सन की डिस्टेंस को एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं, एयू कहते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या कहलाती है? सन की अर्थ से डिस्टेंस, और ये होती है 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। ठीक है, मीटर में कहें तो 1.5 10⁻11 मीटर, और किलोमीटर में कहें तो अप्रॉक्सीमेटली 150 मिलियन के आसपास होती है। 150 मिलियन यानी 149.6 मिलियन किलोमीटर ये इसकी डिस्टेंस होती है। ठीक है, इसे 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। तो ये आज के कुछ क्वेश्चंस थे। तो आज होप कि आपको समझ में आया होगा। जितने भी अपन ने 24 क्वेश्चन किए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो टीए एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो चैनल के साथ बने रहिए और इस क्वेश्चंस को रिवाइज करिए। और भी मैं क्वेश्चंस लेके आऊँगा, और भी सीरीज़ लेके आऊँगा, रीजनिंग की और मैथमेटिक्स की सीरीज़ भी आने वाली है। तो चैनल के साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।